देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्रूड मेटल जो होता है ना, जो अर्थकस्ट से आप निकालते हो, तो ओर्स होता है ना, और मिनरल्स है। तो कोई भी मेटल कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, उसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में मेटलर्जी चैप्टर में, बल्कि इसके बाद वही कर देंगे, नहीं होगा तो फिर बाद में और नहीं कर देंगे। तो उसे मिनरल्स कहते हैं, और मिनरल्स फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर, है ना। तो ओर से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो मेटल एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज रह जाते हैं, तो उसको रिफाइन करना होता है ना। और ये रिफाइनिंग यदि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से किया जाए तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना। तो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच metals containing impurities are purified electrolytically to give pure metal। सिंपल सी बात है। तो इससे हम आते हैं सीधे एग्जांपल पर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, है ना। तो एक फिगर तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, इसका सिंपल फिगर भी हो सकता है, लेकिन आप यही बुक का ही देख लो अपना। इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक फिर थोड़ा सा इसे मिला दिया जाता है ना। और कैथोड है थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। देखो जरा, ये बना हुआ है ना। और स्लैब से है इम्प्योर मेटल का, तो एक थिक ब्लॉक है, देखा ना ये वाला, ये एनोड है, ये इम्प्योर कॉपर का है, क्रूड मेटल का है, जिसको रिफाइन करना है ना। और इसके बगल में यहाँ ये पतला सा एक लाइनिंग टाइप का बना है ना, ये ऐसा ऐसा बहुत सारा थीन स्ट्रिप है, ये कैथोड होता है, समझ गए ना आप। तो कैथोड पे डिपोजिशन होता है कॉपर का, एनोड से इम्प्योर कॉपर डिजोल्व होकर के इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करते चला जाएगा, है ना। चलिए हम आते हैं, आपने फिगर आपने देख लिया। इलेक्ट्रोलाइट हो गया एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से मिला दिया गया, ज्यादा बेटर इसके लिए टर्म हो गया एसिडिफाइड। कैसे एसिडिफाइड करते हैं? बाय एडिंग ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और कैथोड, कैथोड है थीन शीट्स ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर शॉर्ट लिख देते हैं, मेटल कॉपर सीधे, ठीक है। थीन शीट ऑफ, शीट्स का तो बहुत सारे रहते हैं, ऑफ कॉपर मेटल, है ना। एनोड हो गया इम्प्योर क्रूड मेटल का स्लैब होता है ये, है ना। तो थिक ब्लॉक या स्लैब भी कह सकते हो ऑफ इम्प्योर मेटल, है ना, या क्रूड मेटल भी कह सकते हो, जिसे कि आपको रिफाइन करना है ना, ठीक है ना। तो आप फिगर देख चुके हो। हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वाटर में, ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया है, इससे इसका डिसोसिएशन अच्छे से होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और कैथोड होता है थीन शीट्स ऑफ प्योर कॉपर, प्योर कॉपर का थीन शीट्स होता है ना, प्योर कॉपर का, क्योंकि उसी के ऊपर डिपोजिशन होगा, प्योर कॉपर मिलेगा हमको, प्योर कॉपर मिलेगा। और एनोड होता है थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, मोटा मोटा ब्लॉक रहता है इम्प्योर मेटल का, जिसको रिफाइन करना है आपको, है ना। अब रिएक्शन जो होगा, सो देखो जरा, ये कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन हो गया Cu+2 प्लस SO4-2 में, है ना। इसमें वाटर भी है, बताए थे आपको, एक्वस सॉल्यूशन है, H प्लस OH माइनस में ये इसका हुआ, और H2SO4 भी है, ये देगा H प्लस SO4-2, सिंपल। तो इतने आयंस प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। अब देखो क्या होगा, एट कैथोड, आपको पता है पहले से, C फॉर कैथोड और C फॉर कटायन, है ना। तो कैथोड पे कटायन जाएगा, तो H प्लस भी जाएगा, Cu+2 भी जाएगा, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज Cu+2 का होगा, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव है। तो Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा एज कॉपर मेटल, कॉपर एटम, और डिपोजिशन होने लगेगा थीन शीट ऑफ कॉपर पे, इसका डिपोजिशन होने लगेगा ग्रेजुअली। ये थीन शीट ऑफ कॉपर जो है ना, इसका मास बढ़ने लगेगा, है ना, प्योर कॉपर इस पर डिपोजिट हो रहा है। अब है एट एनोड,
तो ए से अनायन, ए से एनोड, एनोड पे अनायन जाएगा, OH माइनस भी जाएगा, SO4-2 भी जाएगा, है ना। लेकिन ये एक्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है। कॉपर जो है ना, ये जितना आसान है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, उससे ज्यादा इजीली कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना। तो ये इम्प्योर ब्लॉक जो है, थिक ब्लॉक, इसमें से कॉपर में एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, और कॉपर आयन बन के ये इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करेगा। इस तरह से क्या होगा कि एनोड से कॉपर एटम, कॉपर आयन बन के इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होते रहेगा और इसका डिपोजिशन होते रहेगा कैथोड के ऊपर, है ना। ग्रेजुअली ये मास यूज्ड अप हो जाएगा और इसका मास बढ़ेगा, ठीक है ना। बस यही प्रोसेस था इसमें। हम क्यों करते हैं ऐसा, देखो इस प्रोसेस जो कॉपर हम ऑब्टेन करते हैं, ये 99.9 बताया था आपको कि कॉपर का मेन यूज जो होता है ना, कंडक्टिविटी के लिए होता है। इलेक्ट्रिकल करंट को हम कैरी करते हैं और कंडक्टिंग वायर के तौर पर इसे यूज करते हैं मेनली। और इसमें यदि इम्प्योरिटीज रहे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हीटेड होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, तो इसको प्यूरिफाई करना जरूरी होता है ना। और प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस है, आप समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो जरा, ये थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर जो है ना, इसमें इम्प्योरिटीज होता है और इम्प्योरिटीज के तौर पे बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, है ना। तो कुछ मेटल्स है, जैसे आयरन है, जिंक है, एक्टिव रिएक्टिव मेटल है, तो दे डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये इनसॉल्युबल रह जाता है और इट सेटल डाउन एज एनोड मड। नीचे में ये टैंक के नीचे जमा हो जाएगा, इसे एनोड मड कहते हैं। तो ये मड कहने का इसे फेंकते नहीं है, क्योंकि इसमें सिल्वर और गोल्ड भी मिल जाता है ना। और इस प्रोसेस से इस प्रोसेस से हम लोग जनरली जो रिफाइनिंग करते हैं उसमें सिल्वर आता है, मैग्नीशियम है, निकेल है, लेड है, जिंक है, ये सब रहता है। कॉपर तो है ही। तो आप समझिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, कोई डाउट नहीं है आपको। आगे बढ़े। ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी, है ना। तो मेटलर्जी क्या हुआ, बताया आपको कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। सिंपल सी बात है। तो हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी में बहुत सारे प्रोसेस है, हम लोग इसके बाद वही नहीं तो पढ़ लेंगे। तो इसमें एक प्रोसेस है जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे और तब इसका मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। होता क्या है, देखो जरा कि मेटल का अक्सर मेटल का जो कंपाउंड होता है ना, तो उससे पहले मेटल ऑक्साइड में बदल देते हैं। मेटल का सल्फाइड हो सकता है ना, मेटल का नाइट्रेट हो, डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं। उसको पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड बदल देते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं और उनको मेटल मिल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे एल्यूमिनियम तक ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनका ऑक्साइड जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होता है ना। तो कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, इसमें कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब यूज करते हैं। इसमें अमोनिया भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन भी यूज करते हैं। तो ये कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया इसके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओ तो एल्युमिनियम अलग नहीं होगा, ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाएगा, रिडक्शन नहीं पॉसिबल है ना। क्लियर बात। तो ऑक्साइड्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स are highly stable. They can't be reduced by conventional reducing agents. Conventional reducing agents कौन कौन है, कोक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हो गया। तो they are extracted from their oxides or salts by the electrolysis of by their electrolysis in the fused state, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस मेटल के सॉल्ट का, इसे सोडियम क्लोराइड हो सकता है या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, तो इसका ऑक्साइड हो या कोई सॉल्ट हो तो उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से उसका हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं, है ना। माने उसको रिड्यूस करेंगे हम बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तब हमको मिल जाएगा मेटल्स, है ना। तो आप ये प्रोसेस समझ गए क्यों हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बाकी यदि मान लो कि जिंक है ना, जिंक सल्फाइड है, तो जिंक सल्फाइड को रोस्टिंग कर देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट कर देते हैं, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और कोक से रिएक्ट करा दो तो जिंक मिल जाएगा आपको। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, सोडियम क्लोराइड से सोडियम नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक बार मेटलर्जी में पढ़ेंगे। अभी आप देखो जरा, इसे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम है।
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो इसमें ध्यान दो जरा, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे मेटलर्जी चैप्टर में। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग फ्यूज्ड एल्यूमिना, ये Al2O3 है ना, एल्यूमिना ये फ्यूज रहता है, मोल्टेन स्टेट में रहता है ना। क्रायोलाइट है प्लस सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, है ना, ये हो गया आपका क्रायोलाइट, है ना। और फिलोस्फर होता है कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड होता है ना। तो क्या क्या रहा, एल्यूमिना रहा, क्रायोलाइट रहा, क्रायोलाइट, ठीक है, और फिलोस्फर रहा। इसका यूज क्या है, देखो ये क्रायोलाइट और फिलोस्फर जो है ना, ये इसके फ्यूजन टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है और इसका डिसोसिएशन ज्यादा अच्छे से होता है, आयंस बहुत सारे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ। बहुत पहले हम जब इसका यूज नहीं करते थे तो क्या दिक्कत था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता था, और उतने हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, मेटलर्जी पढ़ाएंगे डिटेल में इसको, और उतने हाई टेम्परेचर पर एल्युमिनियम यदि एक्सट्रैक्शन हो भी गया तो वेपर बन जाएगा वो। तो एल्युमिनियम का यील्ड बहुत कम था, समझ गए ना। स्थिति ये थी कि उस जमाने में बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे ना, किंग्स, वो लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाते थे, है ना, या एल्युमिनियम गिलास से पानी पीते थे, आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। इसके बाद ये दोनों के बारे में जानकारी मिली, ये दोनों को मिला दिया गया, फ्यूजन टेम्परेचर 950 के आसपास आ गया, घट करके डिक्रीज करके, पहले 2000 के ऊपर था वो। अब एल्युमिनियम का लॉस नहीं होता है, तो एल्युमिनियम पूरा मिल जाता है आपको। एल्युमिनियम अर्थक्रस्ट में है भी काफी ज्यादा, तो एल्युमिनियम की प्रेस्टी डाउन हो गई। अब रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब एल्युमिनियम गिलास से पानी पीता है लोग ना, भिखारी एल्युमिनियम को भीख मांगता है, देखते हो ना। तो एल्युमिनियम का यील्ड काफी अच्छा हो गया है ना। हाँ बोलो। यस सर, मतलब यस सर, आपका बात को समर्थन गया है। अब देखो, तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हमको इसी से मतलब है, इस चैप्टर में बस काफी है। ये देगा ट्वाइस Al+3 +3 ऑक्सीजन का आयन दे देगा, है ना। तो एट बाकी ये सब भी टूटेगा, Na+ देगा, Al+3 देगा, F-6 देगा, X-1 देगा, Ca+2 और F-1 देगा, है ना। तो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे कटायन जाएगा। अच्छा देखो, कटायन में सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम से ऊपर है ना, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इसी का होगा। तो Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्युमिनियम बनकर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। एट एनोड जाएगा सब, इसमें ऑक्सीजन डिस्चार्ज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो बनावेगा, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस की जरूरत कोई नहीं है। 3O और फिर 3O, ये मिल करके क्या देगा, ऑक्सीजन दे देगा, है ना। तो इस तरह से कैथोड पे एल्युमिनियम मिल जाएगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलता है आपको, है ना। बता चुके हैं ऑक्सीजन गैस प्रोडक्ट क्या है, एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम हो गया कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड, है ना। एल्युमिनियम जो मिलता है इसकी रिफाइनिंग भी हालांकि आपको पढ़ना है मेटलर्जी में, लेकिन ये 99% प्योर होता ही है, काफी प्योर है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब भी हो सकता है। तो इसका सॉल्ट यूज कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब यूज कर सकते हो आप, है ना। तो फ्रॉम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, फ्रॉम फ्यूज माने मोल्टेन, फ्यूज सॉरी सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये रिएक्टिव मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इस मेथड से, और रिएक्टिव मेटल्स में हम लोग एक्वा सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे, है ना। एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl हम नहीं ले सकते हैं, है ना। रीजन क्या है कि वहां कटायंस Na+ प्रेजेंट रहेगा, Mg+2 प्रेजेंट रहेगा, जो भी आप मेटल का सॉल्ट लोगे, साथ साथ H+ रहेगा, H+ का प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा, मेटल मिलेगा नहीं, तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। आपका पर्पस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, है ना, इसलिए हम लोग मोल्टेन स्टेट में इस सॉल्ट का यूज किया है ना। तो सिंपल सी बात है, NaCl ये मोल्टेन है, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा Na+ और Cl-, है ना। तो एट कैथोड कटायन गया तो Na+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, सोडियम बनकर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। एट एनोड
Cl माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl बनाएगा, Cl प्लस Cl क्या देगा, Cl2 देगा, है ना। तो इस तरह से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा एनोड पे, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे, है ना। तो ये आपका टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का खत्म होता है। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते थे, थोड़ा सा पहले बताया था आपको, मैग्निफिकेशन लिखा है, कंबाइंड लेंस का पावर, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन पीछे कैसे बताए थे आपको। तो हम क्यों यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, टू इंक्रीज शार्पनेस ऑफ द इमेज। लेंस सिस्टम यदि है जिसमें सेवरल लेंसेज है ना, इन कॉन्टेक्ट, तो एक कैमरा लेंस है, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप है ना, या टेलीस्कोप है, तो ये सब में यूज किया जाता है। ये सर्टेन टाइप के डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कर देता है ना। और हम लोग यहाँ सब देखेंगे आगे, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो ये फिगर जो दिया हुआ है, ये फिगर, ये सिंपल एक माइक्रोस्कोप का फिगर है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। और सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, सिंपल सी बात है, इट हैज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ mounted in lens holder. A simple microscope is a convex lens of short focal length mounted in a lens holder. ये lens holder हो गया आपका, ये हो गया आपका lens holder हो गया, है ना। ये होल्डर यहाँ तक है, ये होल्डर हो गया, है ना, ये होल्डर हो गया, लेंस होल्डर। ये फ्रेम है, ठीक है ना, इसमें लेंस लगा हुआ है। इस लेंस का फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि पावर कितना होता है 1/f, तो f यदि ये स्मॉल होगा तो 1/f लार्ज होगा, पावर ज्यादा होगा इसका, तो ज्यादा ये मैग्नीफाई कर पाएगा। सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल क्या है, देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड o विदिन द फोकस, है ना, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है ना, तो बल्कि आप फिगर यहां देख लो, इसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस है, देख रहे हो आप, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है ना। तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए आपने रे डायग्राम बनाया है, याद होगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस एक सिचुएशन में देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जो कि मैग्नीफाइड भी होता है ना। उसमें प्लेस क्या रहता है ऑब्जेक्ट का, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का यहाँ पर है, फोकस यहाँ है, और दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, माने ऑब्जेक्ट होगा विद इन द फोकस। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, f1 और o के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। It forms a virtual, erect and a large image of the same side of the object. तो ये ऑब्जेक्ट के साइड में ही एक इमेज बनाएगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज्ड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हो आप। इसे यूज क्या है, टू सी और रीड स्मॉल लेटर्स, फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स, है ना। और पामिस्ट लोग हाथ देखते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं, ताकि जो बड़ा बड़ा दिखाई देगा ये लाइंस जो है हाथ का, है ना। और टू रीड वर्नियर स्केल ऑन ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, इस समय वर्नियर स्केल यूज करते हैं, उसको रीड करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। रे डायग्राम आपको क्लियर याद ही होगा। ये ऑब्जेक्ट ए भी है, ए बी से एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस ये सेकंड फोकस f2 से पास कर जाएगा, तो ए से, ठीक है, ए से दूसरा रे लिया गया फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, स्ट्रेट चलेगा, है ना। और ये डाइवर्जिंग रे है ना। तो यहाँ पे भी अपना आप आई रखते हो तो आपके आई में कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसको कन्वर्ज करके दिखेगा, मतलब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ा दो आगे, है ना। तो ऑन बीइंग प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, देखो ये मीट कर रहा है ए पर, ठीक है। तो ए का इमेज ए डैश है, ए डैश पे मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बाकी सबका इमेज बनेगा और ए डैश बी डैश आपका इमेज बनेगा इसका, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलता है, सिंपल। अच्छा, मैग्निफिकेशन के लिए इसको हम आपको समझा ही चुके हैं हम लोग, फिर से एक बार देख लो जरा इस फिगर को। ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको रखा गया है कहां पर, विद इन द फोकस, f1 एंड o के बीच से रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और पोजीशन ऑफ द लेंस इज सो एडजस्टेड दैट द ऑब्जेक्ट ए बी लाइज विद इन द फोकस एंड द इमेज फॉर्म इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो जरा, ये लेंस को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे कि वर्चुअल इमेज यहाँ बन जाए, मैग्नीफाइड इमेज बन जाए, ठीक है ना। तो ये जब इमेज बनेगा, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है ये O और F के बीच में आ गया है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ये वर्चुअल इमेज जो बने वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर, है ना, माने मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं, जो नॉर्मल आई है तब,
है ना। छोटे बच्चे हैं कुछ ज्यादा कम तक देख सकते हैं, बड़े लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, वो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, अलग बात हुई। तो ये 25 सेंटीमीटर पर ये इमेज बना हुआ है, क्लियर हुई बात। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, द आईज केप्ट क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड। देखो ये इसके दूसरी साइड में आई को रखा गया है, लेंस के क्लोज में रखे हुए हैं हम लोग, है ना। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर हुआ। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। देखो आप इसे वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, एनलार्ज्ड है। द आई इज केप्ट क्लोज टू द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो आई राइट साइड में रखोगे आप, क्लोज टू द लेंस, है ना, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, मैग्नीफाइंग पावर जो हम लोग फिगर देख रहे थे ना इसके आगे, है ना, तो चलो माइक्रोस्कोप है ना, इट इज सर 1। यहाँ पर ध्यान दो, एफ है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हिंदी में कहते हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक कि आप क्लियरली देख सकते हो, जहां के ऑब्जेक्ट हो। ये 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए, ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप यदि आपको इंक्रीज करना हो तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। देखो यदि हम एफ के वैल्यू को डिक्रीज कर दें तो ये क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यूज करके हम इनफाइनाइटली इसको इंक्रीज नहीं कर, इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो जरा, पहला एग्जांपल है, फोकल लेंथ है किसी लेंस का दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ होता है ना, ये होगा 1 प्लस डी, डी क्या है 25 सेंटीमीटर, एफ हो गया 100 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 बाई 4 या 0.25 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर होगा 1.25 डायोप्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा है, मैग्नीफाइंग पावर इसका 1.25 डायोप्टर है। अच्छा सपोज करो जरा कि हम एक दूसरा केस लेते हैं जहां फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर लेते हैं, है ना। अब देखो जरा आप, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा 1 प्लस डी बाई एफ होगा, है ना। ये होगा 1 प्लस 5 बाई 25 बाई 5, है ना। तो 1 प्लस 5 मतलब 6 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि फोकल लेंथ को यदि हम डिक्रीज कर दें, तो शॉर्ट फोकल लेंथ का यदि हम लेंस यूज करें तो मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब काम की बात इतनी सी थी। अब है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। 2-3 मेथड दिया है, इसमें जो सिंपल 2 मेथड है देख लो आप, बाकी चाहो तो। अब बुक का एटलीस्ट सारा सॉल्व पहले बनाओगे आप, फिर आंसर बनाओगे, और सॉल्व क्वेश्चन जरूर बनाओ, टाइप्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बुक में। अब देखो एक्सपेरिमेंटल सुन रहे हो आप लोग मुझे ना, हेलो हेलो यस सर। आदित्य, ठीक है। देखो तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है फोकल लेंथ का बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड। नाम क्या है, पहला है बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड। पहले समझाते हैं आपको इसमें हम, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओपन स्पेस में एक मीटर स्केल ले लो आप, हॉरिजॉन्टल इसको प्लेस कर देंगे हम इस तरह से। ये देखो ये मीटर स्केल है ना। मीटर स्केल का मतलब ये हुआ कि ये 0 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 100 सेंटीमीटर इधर आगे में होगा। इसको 1 मीटर का स्केल है ये, है ना। क्या करते हैं कि इसका 0 वाला जो एंड है ना, ये कोई वॉल है, बेटर है यदि व्हाइट वॉल हो तो व्हाइट वॉल के पास इसको ऐसे ऐसे टच करा देंगे, है ना, और इसे ऐसे रख दिया गया है, देख रहे हो आप इसे। तो in open space a meter scale is placed horizontally with its 0 centimeter end touching a white wall and its other end towards an illuminated object। तो ये दूसरा एंड जो है, देखो ये एंड हो गया व्हाइट वॉल से टच कर रहा है, ये व्हाइट वॉल को टच कर रहा है। ये व्हाइट वॉल एक्चुअली स्क्रीन का काम करेगा आपके लिए, है ना, जहां इमेज बनेगा। और ये दूसरा एंड जो है ना, इसके आगे कहीं पे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होगा कोई, जैसे ट्री वगैरह है, दूर पर है, काफी दूरी पर है, इन्फिनिटी से वो रेज पैरेलल आना चाहिए, तो काफी डिस्टेंस पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मान लो कोई ट्री है, उसको ले सकते हो आप, हमारे बुक में वही यूज किया है ना। लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखा आता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं ऑन द वॉल, है ना। कैसे करेंगे हम लोग, तो इस लेंस को टू एंड फ्रो मूव करेंगे, और जब शार्प इमेज यहाँ बनने लगेगा तो हम समझ गए कि ये
हमारा पोजीशन हो है, मेरा जो पोजीशन हमारा है वो ये लेंस फोकल प्लेन पे, देखो ये लेंस हुआ और ये शार्प इमेज कब बनेगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड ऑन द वॉल बाय मूविंग द लेंस टू एंड फ्रो अलोंग विथ लेंथ ऑफ द स्केल, है ना? ये स्केल का लेंथ है ना? तो इस लेंथ पर इस लेंस को पहले आप रखोगे तो इमेज यहाँ नहीं बनेगा, है ना? तो इसको थोड़ा सा टू एंड फ्रो मूव करेंगे ताकि इसका शार्प इमेज एक यहाँ बन जाए, ठीक है ना? और ये डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द वॉल, वॉल है और यहाँ से डिस्टेंस क्या पढ़ लोगे, मान लो ये 48 सेंटीमीटर है, जो भी होगा यहाँ पर इसे आप रीड कर लोगे, यही होगा इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, है ना? ऐसा कैसे हुआ हम जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, माने काफी डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट आवेगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा आपस में, है ना? आपस में पैरेलल होगा और पैरेलल रेज कन्वर्ज एट कहाँ पे, फोकस या फोकल प्लेन। इसका मतलब है कि यहाँ जो इमेज बना है ना, ये वॉल फोकल प्लेन पे है इसके, है ना? तो फोकस यहाँ रहा होगा और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल प्लेन या फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इट विल गिव फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सिंपल है। इसके लिए एक डायग्राम और देख लो आप जरा, सिंपल डायग्राम देखो आप यहाँ, ये ट्री कहीं इधर होगा, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, ये कन्वर्ज कर रहा है फोकस पे, देख रहे हो आप ना, फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है और ये वॉल यहाँ पर है, देख रहे हो आप इसे, है ना? तो वॉल पे ही फोकस इसका है और फोकस से वो लेंस का जो डिस्टेंस वो मेजर कर लोगे आप, आपको मिल जाएगा फोकल लेंथ। समझ गए इसे आप? डाउट नहीं है? सर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं होना चाहिए, अगर वैसा होगा तब तो पॉइंट साइज इमेज बन जाएगा। हम यदि हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और नहीं होगा तो अभी फोकल प्लेन पे बनेगा ना। जैसे मैंने कहा कि वॉल जो है फोकल प्लेन पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल भी फोकल प्लेन पे है तो अभी स्केल तो आपका फोकस पे ही ना कहीं होगा, फोकस के आसपास होगा स्केल ना, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ दे देगा ना। ये वॉल मान लो है पूरा, तो वॉल स्क्रीन है, स्क्रीन कहाँ पर है, फोकल प्लेन पे है ना, तो फोकस तो यही पर ना कहीं होगा, फोकस यहीं पर होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा ये फोकल लेंथ देगा ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकार कि ये यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस पे मीट करेगा, कोई बात नहीं है। ये रे डायग्राम है इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, यदि पैरेलल नहीं भी होगा तो कहां मीट करेगा, फोकल प्लेन पे मीट करेगा ना। तो वॉल पे यदि इमेज बन रहा है तो वॉल क्या है, फोकल प्लेन पे वॉल है, तो यहाँ पर फोकल प्लेन पे यदि वॉल है तो वॉल से ये जो डिस्टेंस है यही ना फोकल लेंथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? फोकल प्लेन क्या है, इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस, सिंपल, फोकल लेंथ हो जाएगा। पर्पस क्या है हमारा, फोकल लेंथ को मेजर करना। तो यदि ये फोकल प्लेन पे होगा तो व्हाइट वॉल फोकल प्लेन पे है, तो वॉल का डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से होगा ये फोकल लेंथ है। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा इक्विपमेंट एक यूज करते हैं, प्लेन मिरर, इसलिए नाम पड़ा एक्जुलरी प्लेन मिरर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो जरा, कि एक प्लेन मिरर हमने अलग से ले लिया है जो हेल्प करेगा हमको टू डिटरमिन द फोकल लेंथ, है ना, ऑफ द लेंस। इसमें क्या किया गया, ध्यान दो जरा, वर्टिकल स्टैंड है, देख रहे हो आप, एक क्लैंप है जिसमें कि आप पिन लगा हुआ है ना, वर्टिकल स्टैंड है और इसका ये नीचे एक बेस है, देख रहे हो आप इसे, बेस है यहाँ। तो सिंपली प्लेस अ प्लेन मिरर mm डैश, mm डैश मिरर है, देख रहे हो आप, mm डैश प्लेन मिरर है ना, इस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द वर्टिकल स्टैंड। वर्टिकल स्टैंड का हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसके ऊपर एक प्लेन मिरर mm डैश रख दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और प्लेस अ लेंस A ऑन द मिरर, इसके ऊपर ये लेंस रख दिया गया है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि एक पिन P लेते हैं, ठीक है ना, और इसको अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली इन द क्लैंप ऑफ द स्टैंड सच दैट द टिप्स इज वर्टिकली अबव द सेंटर ओ। इसको इस तरह से अरेंज करेंगे ना कि इसका जो ये टिप P है ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के ठीक ऊपर में हो, ऑप्टिकल सेंटर है इसके ठीक वर्टिकली अबव P होना चाहिए। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब क्या करते हैं कि P के हाइट को एडजस्ट करते हैं, है ना, एक क्लैंप है ना, इसे लूज कर सकते हो आप, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, और इसके हाइट को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि कोई इसका इमेज बने, है ना। देखो जरा तो अरेंज द पिन P horizontally in the clamp of the stand such that its tips is vertically above the center O। इसको इस तरह से अरेंज किया गया कि ये P ठीक O के वर्टिकली अबव है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब adjust the height of the pin till it has no parallax with the inverted image of the pin। ये रखने के बाद इसे ऊपर नीचे जब करेंगे ना तो क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, एक इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। और इस तरह से हाइट को एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज बनने के बाद से कोई पैरेलैक्स एरर नहीं रहे, है ना। अच्छा, ये पैरेलैक्स एरर से आप क्या समझते हो, ध्यान दो जरा,
ये आई इसका ये टिप्स जो है ना, यहाँ मान लो कि इसका ए पी है और यहाँ इसे आई कह लो आप, इमेज का जो टिप्स है, तो आई और पी एकदम कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आई को यदि हम साइड में भी मूव करें, लेफ्ट राइट थोड़ा मूव करें, तो ये दोनों पॉइंट एक साथ लेफ्ट राइट मूव करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि पैरेलैक्स एरर नहीं है इसमें, क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एरर नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, एडजस्ट द हाइट ऑफ द पिन टिल इट हैज नो पैरेलैक्स विद द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द पिन। तो इसको इस तरह से जन करना है कि इसमें कोई पैरेलैक्स एरर ना आवे, एग्जैक्टली कोइंसाइड करे, है ना। अब क्या करते हैं कि पिन पी का डिस्टेंस लेंस से कितना है मेजर कर लेंगे। इसके लिए प्लम लाइन यूज करेंगे। देखो वॉल बनता है ना, तो क्या रहता है, वो पॉइंटेड मास होता है, थ्रेड से सस्पेंड कर देते हैं, है ना। और इस तरह से ये थ्रेड का मेजरमेंट लेंथ का कर लेंगे तो इसका डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पॉइंट पी का लेंथ से कितना है हम इसे मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। ये मान लो एक्स है, कितना आता है, ये एक्स होता है, एक्स आ गया ये, है ना। और द डिस्टेंस वाई ऑफ पिन फ्रॉम द मिरर, और पिन का डिस्टेंस यहाँ सामने से एक या कहीं से भी एक प्लम लाइन यूज करके यहाँ मिरर से पता कर लेंगे, है ना। तो याद रखो आप, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और मिरर तक ये y है ना, और लेंस के पास से लो ऊपर से तो ये x है। इस तरह से हम x और y पता कर लेते हैं कितना है ना, ठीक है ना। और द एवरेज ऑफ टू डिस्टेंसेस गिव्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, x प्लस y बाई 2 कर देंगे तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग 3 ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, है ना, और इसका मीन वैल्यू जो होगा वो फोकल लेंथ देगा। कोई एरर है तो एरर है तो उसमें दूर हो जाएगा इस प्रोसेस से, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन जरा आप देख लो पहले। ये मान लिया जाए इसमें नेम डिफरेंट हो गया है, ये ओ को हम मान लेते हैं पी है, हमारा पिन पी है, हो गया। तो दूसरा एक फिगर इसको समझाया उसमें ओ दिया था, ये मान लो पी है, ओ नहीं है, क्या है, ये पी है, ठीक है ना। तो पिन पी से रेज ऑफ लाइट चला, ठीक है, ये रे चला, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये पैरेलल कब होगा, जब P फोकल पॉइंट पे होगा तब ना होगा, फोकस पे होगा तब ना होगा। तो P इसका मतलब फोकस पे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रे चलेगा, ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये मिरर को स्ट्राइक करेगा कैसे, नॉर्मली। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा इसी बात से, है ना। और आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस में रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, तो ये फिर कहाँ होगा, फोकस पे ही कन्वर्ज कर जाएगा ना। इसीलिए पिन पी का इमेज ठीक इसके पास बना था। क्लियर हुई बात। ये फिगर देख लो एक बार फिर से आप। तो एक पॉइंट पे ही बन रहा है ना, वो पॉइंट का नेम अलग है, चूंकि दूसरा मेथड भी अल्टरनेट मेथड दिया है, वो ज्यादा बेटर मेथड यही है, सिंपल है इसलिए इसको समझा दिया। दूसरा बुक से देख लोगे आप, इसलिए नेम में डिफरेंस है बस, है ना। यहाँ समझा देते हैं आपको हम। ये देखो हम पोजीशन इस तरफ एडजस्ट किए है ना कि पी फोकल पॉइंट पे है, हो गया, फोकस पे है। तो फोकस पे यदि पिन है तो यहाँ से जो रे चलेगा, रे ऑफ लाइट चला यहाँ से, रे ऑफ लाइट चला यहाँ से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रिंसिपल से पैरेलल जब होगा तो मिरर पे कैसे फॉल करेगा, नॉर्मली फॉल करेगा। कैसे फॉल करेगा, नॉर्मली फॉल करेगा, है ना। तो मिरर पे यदि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो रे ऑफ लाइट फिर इसी पास से रिटर्न होगा, है ना। और ये जो रे रिटर्न हो रहा है ये फिर क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो ये कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, फोकस पे कन्वर्ज करेगा ना, ठीक है। तो फोकस पे तुम्हारा पिन है और यहीं पर रिफ्रैक्टेड कन्वर्ज कर रहा है, तो इमेज भी फोकस पे ही बनेगा ना। तो ये P हो गया और यहाँ पर I हो गया। समझ आ गई बात। इसका मतलब है कि ये पॉइंट क्या है, फोकस है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो होना चाहिए लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से, यही ना होना चाहिए फोकल लेंथ, है ना। हम अब दो हाइट क्यों निकाल लिए, क्योंकि लेंस का कुछ थिकनेस होगा, इसलिए पहले यहाँ से हमने हाइट निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया कितना होगा, फिर यहाँ से भी निकाल लिया डिस्टेंस कितना होगा, इसका एवरेज ले लिया तो इसका थिकनेस उसमें आ गया, और इस तरह से फोकल लेंथ मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया, बोलो प्रखर। तो फिर से ये यदि फोकल पॉइंट पे होगा, ठीक है, तब रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और नॉर्मल इंसिडेंस होगा मिरर पे इसका, ठीक है ना। अब मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा और फिर कन्वर्ज कहाँ करेगा, फोकस पे करेगा, तो P के पास ही इसका इमेज बनेगा। क्लियर होगी बात। यदि P फोकस पे नहीं होगा तो ऐसा इमेज यहाँ बनेगा ही नहीं। क्लियर हुआ प्रखर। यस सर, यस।
अच्छा देखो जरा, अब है डिफरेंशिएट करना है आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पे, तो सीधा सा बात है, यदि टच करोगे आप तो कॉन्वेक्स लेंस मिडिल में थिकर होगा, पेरिफेरी पे थिनर होगा, एजेस पे थिनर होगा, और कॉनकेव क्या होगा, थीन होगा मिडिल में और थिकर होगा एजेस पे, है ना। अच्छा किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए, है ना, तो प्रिंटेड पेज है, प्रिंटेड पेज के पास लेंस को ले जाओ, तो लेटर यदि मैग्नीफाइड आपको लगे तो कॉन्वेक्स लेंस है, माने ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में वो पेज यदि आ जाए तो मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनेगा ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और यदि डिमिनिश्ड बने तो कॉनकेव लेंस है, सीधी सी बात है, ठीक है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखो आप, ठीक है, तो यदि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनावेगा। और यदि अपराइट इमेज बने तो क्या होगा, ये कॉनकेव होगा, लेकिन अपराइट इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है।